कभी ऐसा महसूस हुआ है कि जिंदगी का बोझ कुछ ज्यादा ही भारी हो गया है? पुराने रिश्ते, बीते हुए पल या खुद से की गई उम्मीदें जिन्हें छोड़ पाना मुश्किल ही नहीं, असंभव सा लगता है। तो फिर शायद यह किताब द आर्ट ऑफ लेटिंग गो आपके लिए ही लिखी गई है, क्योंकि हम सभी अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा ढोते हैं जो हमें आगे बढ़ने नहीं देता। गलतियां, पछतावे या दूसरों की कही वो बातें जो दिल को चीर जाती हैं। निक ट्रेंटन इस किताब के लेखक एक बिहेवियर रिसर्चर और इमोशनल वेलनेस एक्सपर्ट हैं। उन्होंने वैज्ञानिक रिसर्च, व्यवहारिक मनोविज्ञान और अपने निजी अनुभवों के आधार पर यह किताब तैयार की है, ताकि हम सीख सकें कि कैसे हम अपने अंदर की उस आवाज को शांत करें जो हमें बार बार अतीत में खींचती है। यह किताब हमें सिखाती है कि लेटिंग गो का मतलब हार मानना नहीं होता, बल्कि ये एक कला है खुद से जुड़ने की, खुद को माफ करने की और उस शांति को गले लगाने की जो हमारी ही अंदर कहीं दबी होती है। इस किताब में आपको मिलेंगी वो सरल लेकिन असरदार तकनीकें जो तनाव को खत्म करने में मदद करेंगी, खुद पर नियंत्रण वापस दिलाएंगी और आपको एक हल्का, मुक्त और ज्यादा शांतिपूर्ण जीवन जीने के लिए प्रेरित करेंगी। तो अगर आप भी चाहते हैं कि अब समय आ गया है बीते हुए को जाने देने का, खुद को दोबारा खोजने का और एक नए सिरे से जीवन शुरू करने का, तो आइए इस यात्रा की शुरुआत करें द आर्ट ऑफ लेटिंग गो के साथ। आप सुन रहे हैं इंस्पायर वॉइस पर एक ऐसी किताब जो आपके मन और आत्मा दोनों को छू जाएगी। तो चलिए अब हम उस पहले दरवाजे की ओर बढ़ते हैं, जहां यह किताब हमें सिखाती है कैसे हम अपने अंदर के शोर को पहचानें और उस बोझ को छोड़ना शुरू करें जिसे हम जाने अनजाने में सालों से अपने साथ ढो रहे हैं। चलिए अब अध्याय 1 की ओर बढ़ते हैं। अध्याय 1, आइडेंटिफाई द ट्रिगर्स। ट्रिगर यानी उत्तेजक घटनाओं या भावनाओं को पहचानना जो हमारे मानसिक और भावनात्मक संतुलन को प्रभावित करती हैं। इन ट्रिगर्स को समझने से हम अपने जीवन में हो रहे नकारात्मक प्रभावों से निपट सकते हैं और धीरे धीरे उन पर नियंत्रण पा सकते हैं। ट्रिगर्स क्या होते हैं? ट्रिगर्स वो चीजें या घटनाएं होती हैं जो किसी गहरे पुराने अनुभव को फिर से सक्रिय कर देती हैं। ये अनुभव किसी पुराने दर्द, डर या असुरक्षा से जुड़े हो सकते हैं। जब ऐसा होता है तो हम उस पुराने अनुभव को फिर से महसूस करते हैं, भले ही वह स्थिति अब बदल चुकी हो। उदाहरण के रूप में समझें, मान लीजिए आपकी बचपन की कोई घटना है जहां आपको कभी किसी से अपमानित किया गया था। अब जब भी आप किसी ऐसी स्थिति में आते हैं जहां आपको कोई नेगेटिव टिप्पणी या आलोचना सुननी पड़ती है, तो आपके अंदर वही पुराना दर्द और डर उठ खड़ा होता है। वह घटना अब आपके वर्तमान व्यवहार को प्रभावित करने लगती है, बिना आप इसके बारे में सचेत हों। ये जो पुरानी बातें हैं वही असल में हमारे ट्रिगर्स होती हैं। ये हमेशा हमारे साथ नहीं होते, लेकिन जैसे ही हम किसी स्थिति में होते हैं जो उन्हें फिर से सक्रिय करती है, हम फिर से उसी अवस्था में पहुंच जाते हैं, जैसे क्रोध, घबराहट, चिंता या दुख। निक ट्रेंटन क्या कहते हैं? निक ट्रेंटन कहते हैं कि हम अपने जीवन में कई बार इन ट्रिगर्स को बिना पहचान के जीते रहते हैं, और जब हम इन ट्रिगर्स को पहचानने में नाकाम रहते हैं तो हम खुद को उन भावनाओं से जकड़ लेते हैं। यह रिएक्शन हमारे पूरे जीवन को प्रभावित करता है और हम बार बार उसी जाल में फंसे रहते हैं। उन्होंने यह भी कहा है, जब हम किसी चीज से भागते हैं तो हम उस चीज को और मजबूत कर देते हैं। इसका मतलब है कि जो हम बचने की कोशिश करते हैं वही हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। इसलिए ट्रिगर्स से भागने की बजाय हमें उन्हें समझना और उनका सामना करना जरूरी है। यह अध्याय हमें बताता है कि हमारी प्रतिक्रियाएं उन चीजों पर निर्भर करती हैं जिन्हें हम नहीं समझते। हम जितना ज्यादा इन ट्रिगर्स से अनजान रहते हैं, उतना ही यह हमें अपनी जिंदगी के फैसले लेने में प्रभावित करता है। लेकिन जब हम इन ट्रिगर्स को पहचानने की कोशिश करते हैं, तब हम खुद को इनसे मुक्त कर सकते हैं। यह प्रक्रिया हमें कभी कभी गहरे आत्मविश्लेषण और आत्मिक साहस की आवश्यकता देती है, ताकि हम पुरानी घटनाओं या ट्रॉमा को ढूंढ सकें और उन्हें हल कर सकें। यह एक कठिन रास्ता हो सकता है, लेकिन इसे अपनाकर हम खुद को एक नई शुरुआत दे सकते हैं। क्यों जरूरी है ट्रिगर्स को पहचानना? जब हम किसी भी चीज को पहचानते हैं तो उसे बदलने का पहला कदम उठा सकते हैं। जैसे कि यदि हम समझ पाते हैं कि कोई विशेष स्थिति या व्यक्ति हमारे अंदर एक पुराना डर या गुस्सा जगा रहा है, तो हम उस पर काम करना शुरू कर सकते हैं। हम यह भी जान सकते हैं कि हम क्यों एक खास स्थिति में बार बार एक जैसी भावना महसूस करते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर आपको हमेशा किसी ग्रुप में या सार्वजनिक रूप से बोलते वक्त डर लगता है,
तो आप जान सकते हैं कि यह डर किसी पुरानी असफलता या आलोचना से जुड़ा हो सकता है। अब आप खुद से सवाल कर सकते हैं, क्या यह डर अभी का है या यह किसी पुरानी घटना की प्रतिक्रिया है? लेटिंग गो का मतलब है अपनी पुरानी जंजीरों को तोड़ना। जब आप ट्रिगर्स को पहचानने में सक्षम होते हैं तो आप उन्हें छोड़ सकते हैं। यह स्वीकारने की प्रक्रिया है कि पुरानी बातें अब आपके वर्तमान जीवन को प्रभावित नहीं कर सकती अगर आप उन्हें अपने मन से बाहर निकालने की ताकत रखते हैं। निक ट्रेंटन बताते हैं कि आत्मिक शांति तब प्राप्त होती है जब हम अपनी भावनाओं को नियंत्रण में ले लेते हैं, न कि वे हमारे ऊपर नियंत्रण कर पाती हैं। ट्रिगर्स को पहचानना और उनसे मुक्त होने का मतलब है कि हम अपने जीवन को खुद के हाथों में लेने का पहला कदम उठा रहे हैं। इसे अपने जीवन में कैसे लागू करें? 1. ध्यान लगाना। अपने अंदर उठने वाली हर भावना और प्रतिक्रिया पर ध्यान दें। 2. विश्लेषण करें। जब भी आप किसी स्थिति में महसूस करें कि कुछ गलत हो रहा है तो उस पर विचार करें कि क्यों ऐसा महसूस हो रहा है। 3. पिछले अनुभवों को पहचानें। पुराने दर्द, घाव या असुरक्षाओं को पहचानें। यह आपको यह समझने में मदद करेगा कि वर्तमान में आपको जो भावनाएं आ रही हैं उनका वास्तविक कारण क्या है। 4. स्वीकृति। इसे स्वीकार करें कि ये ट्रिगर्स आपके अतीत से जुड़े हैं और अब इनसे बाहर निकलने का समय आ गया है। 5. चुनाव की शक्ति। ट्रिगर्स से प्रतिक्रियाएं न करें बल्कि समझदारी से अपने निर्णय लें। अब आपने देखा कि चैप्टर 1 सिर्फ एक घटना को पहचानने के बारे में नहीं है, बल्कि यह एक गहरी प्रक्रिया है जिसमें हमें अपने आत्मविश्वास और मानसिक शांति को फिर से स्थापित करने के लिए अपनी जिंदगी की दिशा बदलने की आवश्यकता होती है। चैप्टर 2 अपने लगाव, अटैचमेंट को पहचानना। इस अध्याय में निक ट्रेंटन हमें यह समझाते हैं कि हम जीवन में बहुत सारी चीजों और लोगों से किस तरह से जुड़ते हैं और ये लगाव हमारे मानसिक शांति और आंतरिक विकास में कैसे रुकावट डाल सकते हैं। जब हम अपनी चीजों, रिश्तों या विचारों से बहुत ज्यादा जुड़ जाते हैं तो हम उन चीजों पर अपना नियंत्रण खो देते हैं। यह लगाव न केवल हमें शारीरिक रूप से थका सकता है बल्कि मानसिक रूप से भी हमें जकड़े रखता है। इसलिए लेटिंग गो की प्रक्रिया में यह जरूरी है कि हम अपने उन लगावों को पहचानें और समझें ताकि हम उन्हें छोड़ने में सक्षम हो सकें। 8. अटैचमेंट क्या है? अटैचमेंट का मतलब होता है किसी व्यक्ति, चीज, विचार या परिस्थिति से मानसिक और भावनात्मक रूप से जुड़ाव। यह एक मानसिक स्थिति है जहां हम किसी खास चीज या व्यक्ति से अपनी खुशी और संतुष्टि का कारण जोड़ लेते हैं। जब हम किसी से या किसी चीज से अत्यधिक जुड़ जाते हैं तो उस पर निर्भर हो जाते हैं और उससे अलग होने पर दुख और खालीपन महसूस करते हैं। 2. लगाव कैसे मानसिक शांति को प्रभावित करता है? हमारे जीवन में कई प्रकार के लगाव हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, रिश्तों से लगाव। जब हम किसी रिश्ते के साथ बहुत जुड़ जाते हैं तो हम उस रिश्ते से जुड़ी भावनाओं और अनुभवों को अपनी पहचान बना लेते हैं। यदि वह रिश्ता खत्म हो जाता है तो हमें गहरी पीड़ा होती है। वस्त्रों और संपत्ति से लगाव। हम अपने पास की चीजों जैसे घर, कार, गहनों या किसी और वस्तु से भावनात्मक रूप से जुड़ सकते हैं। यह हमारी मानसिक स्थिति पर बहुत प्रभाव डालता है और हम डरते हैं कि अगर हमें वह चीज खो देनी पड़ी तो हमारा जीवन अधूरा हो जाएगा। विचारों और विश्वासों से लगाव। हम अपनी सोच और विश्वासों से भी गहरे जुड़ सकते हैं। यह हमें दूसरों के दृष्टिकोण को समझने में मुश्किल पैदा कर सकता है क्योंकि हम अपने विचारों और विश्वासों को गलत साबित होते हुए नहीं देखना चाहते। निक ट्रेंटन कहते हैं कि हमारे इन लगावों से हमारी पहचान बन जाती है। जैसे ही हम इनसे अलग होते हैं हमें डर, दुख और असुरक्षा का सामना करना पड़ता है। यह हमारी मानसिक शांति को परेशान करता है और हमें आंतरिक संघर्ष में डाल देता है। 3. लगाव से मुक्ति पाने की आवश्यकता क्यों है? जब हम अपने किसी चीज से अत्यधिक जुड़ते हैं तो हम उस पर पूरी तरह निर्भर हो जाते हैं। यही निर्भरता हमें कमजोर बना देती है। अंततः हमें यह समझने की जरूरत होती है कि हमारी खुशी किसी बाहरी चीज या व्यक्ति पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। हमें अपनी आंतरिक शांति और संतुलन को बनाए रखने के लिए इन लगावों से दूर जाना होता है। लेटिंग गो का मतलब है कि हम अपनी पहचान और खुशी को बाहरी चीजों या लोगों से मुक्त कर लें। हम किसी भी चीज या व्यक्ति को अपनी मानसिक शांति से जोड़ने के बजाय खुद को पूरी तरह से स्वतंत्र और खुशहाल महसूस करने के लिए तैयार हों। 4. कैसे अपने अटैचमेंट को पहचानें? निक ट्रेंटन कहते हैं कि अपने अटैचमेंट को पहचानने के लिए हमें खुद से यह सवाल करना चाहिए, क्या मैं इस चीज, व्यक्ति या विचार से इतना जुड़ा हुआ हूं कि जब यह मुझसे दूर हो जाए तो मैं खुद को खो बैठूं? क्या मुझे हमेशा इस चीज या व्यक्ति की जरूरत है
ताकि मैं खुश रह सकूं? क्या इस अटैचमेंट के बिना मेरी खुशी कम हो जाती है? जब हम इन सवालों का ईमानदारी से उत्तर देंगे तो हमें यह समझने में मदद मिलेगी कि हम किस चीज से सबसे ज्यादा जुड़ रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम अपने जीवन में उस चीज या व्यक्ति से जुड़ने के तरीके को बदल सकते हैं। 5. कैसे अटैचमेंट्स को छोड़ें? निक ट्रेंटन ने इस अध्याय में कुछ तरीके दिए हैं जिनसे हम अपने अटैचमेंट्स को छोड़ सकते हैं। सबसे पहले हमें यह स्वीकार करना होता है कि हम किसी चीज से जुड़ चुके हैं और इस जुड़ाव से हमें मानसिक नुकसान हो सकता है। हमें यह महसूस करना होगा कि यह चीज या व्यक्ति हमारी जिंदगी का हिस्सा हो सकता है, लेकिन वह हमारी खुशी का एकमात्र स्रोत नहीं है। मनोवैज्ञानिक दूरी बनाए रखें। जब हम किसी से बहुत जुड़ जाते हैं तो हमें अपनी मानसिक और भावनात्मक दूरी बनाए रखने की आवश्यकता होती है। इसका मतलब यह नहीं है कि हम किसी से प्यार करना बंद कर दें, बल्कि यह है कि हम अपनी खुशी और संतुलन को अपने अंदर से प्राप्त करें, न कि बाहर से। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हमें यह समझने की आवश्यकता होती है कि यह दुनिया एक अस्थायी जगह है और जो कुछ भी हमारे पास है वह एक दिन बदल सकता है। हमारे जीवन का उद्देश्य स्थिरता नहीं बल्कि परिवर्तन और विकास होना चाहिए। 6. क्या इससे जीवन में बदलाव आएगा? जब हम अपने अटैचमेंट से मुक्त होते हैं तो हम अपनी आंतरिक शक्ति को महसूस करते हैं। हम न केवल अपने जीवन में मानसिक शांति पा सकते हैं बल्कि हम अधिक स्वतंत्र और खुशहाल महसूस कर सकते हैं। हमारे भीतर एक नई ऊर्जा का संचार होता है और हम अपने जीवन को अधिक उद्देश्यपूर्ण और संतुष्टिपूर्ण तरीके से जी सकते हैं। चैप्टर 2 का मुख्य संदेश है कि हमें अपने अटैचमेंट्स को पहचानना और उन्हें छोड़ने की आवश्यकता है ताकि हम अपनी आंतरिक शांति और स्वतंत्रता को पा सकें। जब हम अपने जीवन से इन भावनात्मक और मानसिक जुड़ावों को कम कर देते हैं तो हम अपने सच्चे रूप में जीने के सक्षम होते हैं। चैप्टर 3 का मुख्य संदेश है नियंत्रण छोड़ना। इस अध्याय में निक ट्रेंटन बताते हैं कि जीवन को अच्छे से जीने और शांति प्राप्त करने के लिए हमें नियंत्रण की आदत को छोड़ना बहुत जरूरी है। इंसान स्वाभाविक रूप से अपनी जिंदगी को नियंत्रित करने की कोशिश करता है, लेकिन कभी-कभी हम जितना ज्यादा नियंत्रण रखना चाहते हैं उतना ही हम अपनी मानसिक शांति और आंतरिक सुख को खो देते हैं। इस अध्याय में यह समझाया गया है कि कभी-कभी हमें जीवन की घटनाओं को जैसा कि वह हैं वैसे ही स्वीकार करना चाहिए और उन्हें अपने तरीके से नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जब हम अपनी जिंदगी में अत्यधिक नियंत्रण रखते हैं तो हम तनाव, चिंता और असंतोष का सामना करते हैं। यही कारण है कि हमें अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने के लिए बाहरी परिस्थितियों से नियंत्रण छोड़ना सीखना चाहिए। 1. जीवन में नियंत्रण का क्या अर्थ है? नियंत्रण का मतलब होता है किसी चीज या परिस्थिति पर अपनी शक्ति और प्रभाव रखना। हम सभी चाहते हैं कि हमारी जिंदगी एक निश्चित दिशा में चले, हमारी नौकरी और वित्तीय स्थिति ठीक हो और हम हमेशा खुश रहें। लेकिन समस्या तब आती है जब हम उन चीजों पर ज्यादा ध्यान देने लगते हैं जिन्हें हम बदल नहीं सकते। हम सोचते हैं कि अगर हम सब कुछ सही ढंग से नियंत्रित करेंगे तो हमें सफलता, शांति और खुशी मिलेगी। लेकिन ऐसा अक्सर नहीं होता क्योंकि कई चीजें हमारे नियंत्रण से बाहर होती हैं। अगर हम हमेशा इन चीजों पर अपना नियंत्रण रखना चाहते हैं तो हम तनाव, चिंता और निराशा का सामना करते हैं। 2. क्यों नियंत्रण छोड़ना जरूरी है? निक ट्रेंटन के अनुसार नियंत्रण छोड़ने से हमारी मानसिक शांति और आंतरिक सुख बढ़ता है। जब हम हर चीज पर अपना नियंत्रण छोड़ देते हैं तो हम उस चीज से जुड़ी चिंता और डर से मुक्त हो जाते हैं। हमें यह समझने की जरूरत है कि हर चीज के होने का अपना समय और तरीका होता है और हमें उस प्रक्रिया को स्वीकार करना होता है। कभी-कभी हमें चीजों को उनके तरीके से होने देना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं है कि हम आलसी हो जाएं या कोई प्रयास न करें, बल्कि इसका मतलब है कि हम अपनी कोशिशों को बिना किसी कड़ी उम्मीद या जरूरत के करें और परिणामों को स्वीकार करें। संसार में कुछ चीजें हमारी पहुंच से बाहर होती हैं और हमें उन चीजों पर नियंत्रण करने की बजाय अपनी ऊर्जा उन चीजों में लगानी चाहिए जिन्हें हम बदल सकते हैं। अपनी उम्मीदों और नियंत्रण को कम करने से हमें राहत मिलती है और हम मानसिक और भावनात्मक तौर पर अधिक मजबूत होते हैं। 3. सुरेंडर यानी समर्पण का क्या मतलब है? सुरेंडर का मतलब है अस्वीकृति या त्याग करना, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हम आत्मसमर्पण कर देते हैं। इसके बजाय यह एक मानसिक स्थिति है जहां हम जीवन के उन पहलुओं को स्वीकार करते हैं जिन्हें हम नियंत्रित नहीं कर सकते। समर्पण करना का मतलब है कि हम उन चीजों से रुक जाते हैं जिन्हें हम खुद बदलने की कोशिश करते हैं और हम उन चीजों को आत्मसंयम के साथ स्वीकार करते हैं।
जब हम अपने नियंत्रण को छोड़ते हैं तो हम अपनी मानसिक स्थिति को मजबूत करते हैं और अपने अस्तित्व को बाहरी परिस्थितियों से स्वतंत्र कर लेते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर हमें कोई ऐसी परिस्थिति मिलती है जो हमारे अनुकूल नहीं है, तो हम उस पर जिद करके खुद को तकलीफ नहीं देंगे, बल्कि हम उसे स्वीकार करेंगे और आगे बढ़ेंगे। समर्पण करने से हम अपनी ऊर्जा उन चीजों में लगाते हैं जिन्हें हम बदल सकते हैं, जैसे कि अपनी सोच, दृष्टिकोण और कार्यों में सुधार करना। 4. नियंत्रण छोड़ने से क्या लाभ होते हैं? निक ट्रेंटन कहते हैं कि जब हम नियंत्रण छोड़ते हैं तो हमारे जीवन में कई सकारात्मक बदलाव आते हैं। मानसिक शांति। जब हम चीजों को नियंत्रित करना छोड़ देते हैं तो हमारा मानसिक बोझ हल्का हो जाता है। हम अपनी आंतरिक शांति महसूस करते हैं और तनाव को कम कर पाते हैं। भावनात्मक स्वतंत्रता। हम अपने डर, चिंता और असुरक्षा से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हर चीज के लिए समय होता है और जो हमारे नियंत्रण में नहीं है, हम उसे बिना तनाव के स्वीकार कर सकते हैं। समर्पण करने से आध्यात्मिकता में वृद्धि होती है, क्योंकि हम अपने आप को जीवन की बहती धारा के साथ बहने देते हैं। हम स्वीकार करते हैं कि हमारे जीवन में जो कुछ भी घटित होता है वह हमारे सर्वोत्तम विकास के लिए होता है। रचनात्मकता और विकास। जब हम जीवन के पहलुओं को छोड़ देते हैं और स्वाभाविक रूप से जीते हैं तो हमारे अंदर नए विचार और रचनात्मकता का विकास होता है। हम अपने वास्तविक उद्देश्य की ओर बढ़ते हैं और यह हमें सफलता की दिशा में मदद करता है। 5. जीवन को नियंत्रित करने के बजाय कैसे इसे स्वीकार करें? निक ट्रेंटन हमें यह सिखाते हैं कि हमें जीवन को नियंत्रित करने के बजाय इसे स्वीकार करना चाहिए। इसे करने के लिए कुछ प्रभावी तरीके दिए गए हैं। मनोवैज्ञानिक दूरी बनाए रखें। जब कोई कठिन परिस्थिति आए तो खुद को थोड़ी दूरी से देखें। यह मानसिक रूप से आपको शांत रखने में मदद करेगा। जिंदगी को एक यात्रा के रूप में देखें। जीवन में आने वाली कठिनाइयों को एक यात्रा का हिस्सा मानें। हर अनुभव से कुछ सीखने को मिल सकता है और यह हमारे मानसिक विकास का हिस्सा है। रखें सच्ची स्वीकृति का अभ्यास। जीवन के उन पहलुओं को स्वीकार करें जिन्हें हम बदल नहीं सकते। इसे करने से हमें शांति मिलती है। आत्मविश्वास और साहस बढ़ाएं। अपने भीतर विश्वास रखें और जीवन के उतार चढ़ाव को बिना भय के स्वीकार करें। जीवन में नियंत्रण छोड़ने से कैसे शांति और संतुलन मिलता है? जैसे ही हम नियंत्रण छोड़ते हैं, हमारी सोच में एक आंतरिक शांति का अनुभव होता है। हमें यह एहसास होता है कि हम सिर्फ अपनी क्रियाओं और दृष्टिकोण को नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन बाहरी घटनाओं पर कोई भी नियंत्रण नहीं है। जब हम इस सच्चाई को स्वीकार करते हैं तो हम मानसिक रूप से मजबूत और खुश रहते हैं। सच्ची शांति तब मिलती है जब हम स्वीकार करते हैं कि जीवन खुद को सही दिशा में ले जाएगा और हमें उसे समझने और अनुभव करने का अवसर मिलता है। 3वें अध्याय में निक ट्रेंटन ने हमें यह सिखाया कि जीवन को नियंत्रित करने के बजाय हमें उसे स्वीकार करना चाहिए। जब हम अपने नियंत्रण को छोड़ देते हैं और चीजों को उनके तरीके से होने देते हैं तो हमें आंतरिक शांति, मानसिक संतुलन और खुशहाली मिलती है। हमारे नियंत्रण छोड़ने से हम अपने जीवन में और अधिक स्वतंत्रता महसूस करते हैं और यही हमें सच्ची मानसिक शांति की ओर ले जाता है। चैप्टर 4, पीड़ित बनना बंद करें। क्या आप अक्सर ऐसा महसूस करते हैं कि आपके साथ ही जीवन में सब कुछ गलत हो रहा है, कि परिस्थितियां, लोग और किस्मत सब आपके खिलाफ हैं? अगर हाँ, विक्टिम माइंडसेट यानी पीड़ित मानसिकता में जी रहे हैं और यही सोच आपके जीवन की सबसे बड़ी रुकावट बन चुकी है। इस अध्याय में निक ट्रेंटन हमें झकझोरते हैं, हमें आईना दिखाते हैं कि जब तक हम खुद को बेचारा मानते रहेंगे तब तक हम कभी आजाद नहीं हो सकते। 2. विक्टिम माइंडसेट क्या होती है? विक्टिम माइंडसेट यानी मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, सब मेरी किस्मत की गलती है, दूसरे बदलेंगे तभी मेरा जीवन सुधरेगा जैसी सोच। इस सोच में व्यक्ति अपने दुखों की जिम्मेदारी दूसरों पर डालता है और खुद को हमेशा एक मजबूर स्थिति में देखता है। निक ट्रेंटन बताते हैं कि पीड़ित मानसिकता एक ऐसी जेल है जिसमें ताले बाहर से नहीं बल्कि भीतर से लगे होते हैं। हम ही हैं जो खुद को कमजोर मानते हैं और हालात को खुद पर हावी होने देते हैं। 3. यह मानसिकता कहां से आती है? विक्टिम माइंडसेट अक्सर बचपन के अनुभवों, असफलताओं, बार बार ठुकराए जाने या दुखद घटनाओं से पैदा होती है। हम जब बार बार चोट खाते हैं तो एक पॉइंट के बाद हम मान लेते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता। यह मानसिकता हमारे अंदर धीरे धीरे घर बना लेती है। हमें लगता है कि दुनिया गलत है, लोग गलत हैं और हम सिर्फ एक दुखी किरदार हैं। 4. इसके लक्षण क्या हैं? बार बार दूसरों को दोष देना, अपने जीवन को नियंत्रित करने में असहाय महसूस करना,
बार बार कहना मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, असफलता का डर और कोई भी जोखिम लेने से बचना, बदलाव से घबराना और हमेशा पुरानी तकलीफों को याद करते रहना। 5, इसका असर जीवन पर क्या होता है। जब आप विक्टिम माइंडसेट में जीते हैं तो आप खुद को एक्शन लेने से रोकते हैं, आप अवसरों को खो देते हैं, आप अपनी ग्रोथ और सक्सेस से दूर हो जाते हैं। धीरे धीरे आपकी ऊर्जा, आत्मविश्वास और पहचान सब कमजोर हो जाती है। सबसे दुखद बात यह होती है कि आप अपने ही हाथों अपनी जिंदगी को जकड़ लेते हैं। 6, समाधान क्या है। खुद को पीड़ित से विजेता में बदलना। निक ट्रेंटन कहते हैं जिम्मेदारी स्वतंत्रता है। जैसे ही आप ये मान लेते हैं कि मेरी जिंदगी की जिम्मेदारी मेरी है, उसी पल आप मुक्त हो जाते हैं। अब क्या करना है। 1, ओनरशिप लो। कोई कुछ भी कहे, कोई कुछ भी करे, आप अपने भावनाओं और फैसलों के मालिक हैं। जो बीत गया उसे दोष देने के बजाय अब आप क्या कर सकते हैं, इसी पर फोकस करो। 2, स्टोरी बदलो। हर बार जब आप सोचो मेरे साथ ही क्यों, तब उसे बदल दो। मेरे पास खुद को बदलने का मौका है, मैं जिम्मेदारी लेता हूं। आपको अपनी कहानी का हीरो बनना होगा, न कि साइड कैरेक्टर। 3, पावर वापस लो। जब हम दूसरों को दोष देते हैं तो हम अपनी ताकत उन्हें दे देते हैं, लेकिन जब हम जिम्मेदारी लेते हैं ताकत वापस हमारे हाथ में आती है। अपने पुराने घावों को पहचानो और उन्हें हील करो। जरूरत हो तो किसी भरोसेमंद इंसान से बात करो, जर्नलिंग करो या मेडिटेशन से अपने मन को साफ करो। 7, एक नई सोच अपनाओ। मैं एक शिकार नहीं हूं, आई एम द क्रिएटर ऑफ माई लाइफ। हर सुबह खुद से कहो मैं पीड़ित नहीं हूं, मैं अपनी कहानी का निर्माता हूं। मुझे जो मिला है मैं उससे बेहतर बना सकता हूं। विक्टिम माइंडसेट इंसान को कमजोर, निर्बल और थका हुआ बनाती है। जब तक आप दूसरों को दोष देते रहोगे आप कभी फ्री नहीं हो सकते। जिम्मेदारी लेना ही आजादी है। आप खुद अपनी कहानी के निर्माता हो तो उसे वैसा ही लिखो जैसा आप चाहते हो। कभी किसी ने कहा था हम सबके जीवन में दर्द होता है, पर सफरिंग एक चॉइस है। जब तुम जिम्मेदारी लेने लगते हो तो हालात तुम्हारे गुलाम बन जाते हैं। आज अगर तुमने ठान लिया कि अब और नहीं, अब मैं खुद को बदलूंगा, तो समझो तुम्हारा नया जीवन शुरू हो चुका है। अब फैसला तुम्हारा है, पीड़ित बने रहना है या विजेता बनना है। चैप्टर 5, क्लोजर एक भ्रम है। क्या कभी किसी अधूरी कहानी ने तुम्हें सोने नहीं दिया। हम सब अपनी जिंदगी में किसी ना किसी मोड़ पर ऐसी स्थिति से गुजरे हैं जहां हम जवाब चाहते हैं, एक सफाई, एक माफी, एक आखिरी बात, एक क्लोजर। लेकिन निक ट्रेंटन कहते हैं क्लोजर जैसा कुछ होता ही नहीं। हम इंसान हमेशा उस कहानी का अंत खुद तय करना चाहते हैं जिसमें हम टूटे थे। हम चाहते हैं कि जिसने दर्द दिया वही आकर मरहम लगाए। पर सच्चाई ये है कि जिनसे हमें क्लोजर चाहिए होता है, अक्सर वही लोग हमें कभी नहीं समझते। क्लोजर की असलियत क्या है। लेखक कहते हैं कि क्लोजर कोई कॉन्वर्सेशन नहीं है, कोई फाइनल मैसेज नहीं है, बल्कि एक भीतर का निर्णय है कि अब मैं खुद को और तकलीफ नहीं दूंगा, अब मैं अपने सवालों के जवाब खुद नहीं ढूंढूंगा। क्लोजर isn't something you get from someone else. It's something you give to yourself. जब हम क्लोजर की तलाश में होते हैं तब हम एक तरह से अपने हीलिंग को टाल रहे होते हैं। हम सोचते हैं कि जब वो माफी मांगेगा तब मैं आगे बढ़ूंगा, जब वो सच्चाई बताएगी तब मेरा दुख कम होगा। लेकिन ये उम्मीदें हमें बार बार उसी तकलीफ की तरफ खींचती हैं। क्लोजर की तलाश में हम क्या खोते हैं। 1, इनर पीस, क्योंकि हम कॉन्स्टेंटली किसी और से वैलिडेशन चाहते हैं। 2, सेल्फ वर्थ, क्योंकि हम अपने इमोशंस को दूसरों की मर्जी से जोड़ देते हैं। 3, प्रेजेंट मोमेंट, क्योंकि हम बार बार पास्ट को दोहराते हैं। निक ट्रेंटन कहते हैं कि हम अपने दर्द को रिलीज नहीं करते, हम उसे रिपीट करते हैं। तो समाधान क्या है। 1, खुद को खुद क्लोजर देना सीखो। अपने आप से कहो मुझे अब कोई जवाब नहीं चाहिए, मुझे अब खुद को समझना है, किसी और को नहीं। 2, इस सच्चाई को स्वीकार करो कि कुछ लोग एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे और यही एक्सप्लेनेशन है उनकी खामोशी ही उनका जवाब है। 3, हीलिंग को अपना लक्ष्य बनाओ, क्लोजर को नहीं। हीलिंग भीतर से होती है जब हम खुद से ईमानदारी से जुड़ते हैं, जब हम खुद को टूटे हुए रूप में भी प्यार करना सीखते हैं। क्लोजर बाहर से नहीं आता, वो उस दिन आता है जब तुम खुद से कहते हो अब बहुत हो गया, अब मैं अपनी आजादी चाहता हूं, अब मैं अपने जख्म खुद भरूंगा, अब मैं खुद को माफ करता हूं। हर अधूरी कहानी को मुकम्मल अंत नहीं मिलता। कुछ कहानियां अधूरी ही सही होती हैं क्योंकि उनकी अधूरापन ही हमें सिखाता है
कि जिंदगी में हर जवाब जरूरी नहीं होता। कभी कभी चुप रह जाना ही सबसे बड़ा जवाब होता है। और उस दिन जब तुम चुप होकर मुस्कुराओगे, समझ लेना तुम्हें क्लोजर मिल गया है। चैप्टर 6, माफ करना कोई एहसान नहीं, एक जरूरत है। क्या माफ करना उन्हें आजाद करता है या खुद को? हम में से कई लोग सोचते हैं कि माफ करना किसी पर रहम करने जैसा है, जैसे हम किसी नेगेटिव इंसान को छूट दे रहे हैं। लेकिन निक ट्रेंटन इस सोच को बदलते हैं। वो कहते हैं माफ करना दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए होता है। क्योंकि जब तुम किसी के लिए गुस्सा और दर्द लेकर चलते हो तो असल में तुम खुद ही उस बोझ के नीचे दबते जा रहे होते हो। माफी का मतलब क्या नहीं है? 1, ये नहीं कहता कि जो हुआ वो ठीक था। 2, ये नहीं कहता कि जिसने तुम्हें चोट दी वो सही था। 3, ये नहीं कहता कि वो इंसान दोबारा तुम्हारी जिंदगी में जगह पाए। माफ करने का मतलब सिर्फ इतना है, अब मैं तुम्हारे कारण खुद को दुख नहीं दूंगा। निक बताते हैं कि जब तक हम किसी को माफ नहीं करते तब तक हम इमोशनली उसी पल में फंसे रहते हैं जहां हमें चोट मिली थी। हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं लेकिन हमारा दिल पीछे खींचता रहता है। दूसरे को माफ करना इसलिए जरूरी है ताकि तुम खुद को आजाद कर सको। क्योंकि हर बार जब तुम उस तकलीफ को याद करते हो तो तुम खुद को फिर से उसी आग में झोंक देते हो। कैसे माफ करें जब दिल नहीं मानता? एक सच्चाई स्वीकार करो, हाँ मेरे साथ गलत हुआ, हाँ मैं टूट गया था। जब तुम ये मान लेते हो तब हीलिंग शुरू होती है। 2, खुद से पूछो, क्या यह गुस्सा मेरे किसी काम का है? अगर जवाब नहीं है तो छोड़ दो। 3, माफी को एक बार की क्रिया मत समझो। माफ करना एक प्रक्रिया है जो धीरे धीरे होती है। हर दिन थोड़ा थोड़ा करके तुम उस बोझ को उतारना सीखते हो। खुद को भी माफ करना जरूरी है। हम सिर्फ दूसरों से नहीं, खुद से भी नाराज रहते हैं कि मैंने ऐसा क्यों होने दिया, मैं इतना कमजोर क्यों था, क्यों मैंने खुद को इतना टूटने दिया। निक कहते हैं अपने आप से वो बातें कहो जो तुम अपने सबसे करीबी दोस्त से कहोगे। क्या तुम अपने दोस्त को उसकी गलतियों के लिए ताने मारते रहते? नहीं ना? तो फिर खुद को क्यों सजा दे रहे हो? माफ करना कोई ऑप्शन नहीं है, ये तुम्हारी मेंटल और इमोशनल फ्रीडम के लिए जरूरी है। तुम तभी आगे बढ़ सकते हो जब तुम उस पुराने दर्द से खुद को आजाद कर दो। माफ करना एक तोहफा है, लेकिन किसी और को नहीं, खुद को। क्योंकि जब तुम माफ करते हो तो तुम अपने जख्मों को यह कह रहे होते हो, अब मैं तुम्हें और नहीं कुरे दूंगा, अब मैं तुम्हें भरने दूंगा। याद रखना, ताकतवर वो नहीं जो जवाब दे, बल्कि वो है जो माफ करके आगे बढ़ जाए। और अगर तुम ये कर सको तो यकीन मानो तुम वाकई आजाद हो चुके हो। चैप्टर 7, अपने विचारों के मालिक बनो, ना कि गुलाम। कभी ऐसा लगा है कि तुम्हारे दिमाग में एक आवाज लगातार बोलती जा रही है और वो अक्सर नेगेटिव होती है? निक ट्रेंटन कहते हैं हमारे विचार हमारी सबसे बड़ी ताकत भी हो सकते हैं और सबसे बड़ी कैद भी। और सबसे खतरनाक बात यह है कि अगर तुम अपने विचारों को कंट्रोल नहीं करोगे तो वो तुम्हें कंट्रोल कर लेंगे। हमेशा सोचते रहना यह कोई सुपर पावर नहीं है। कई लोग सोचते हैं कि मैं बहुत सोचता हूं इसका मतलब मैं समझदार हूं। लेकिन निक समझाते हैं कि ज्यादा सोच, ओवरथिंकिंग, अक्सर चिंता, डर और आत्मसंदेह को जन्म देता है। ओवरथिंकिंग इज लाइक सिटिंग इन अ रॉकिंग चेयर। इट गिव्स यू समथिंग टू डू बट इट गेट्स यू नोवेयर। तुम्हारे विचारों की 3 कैटेगरी होती हैं। 1, सच में मददगार विचार जो तुम्हें आगे बढ़ाते हैं। 2, तथ्य जैसे विचार जो केवल सूचनाएं होते हैं। 3, भावनात्मक झूठ जो तुम्हें रोकते हैं, डराते हैं और तुम्हारे अंदर शक भरते हैं। निक कहते हैं हमें यह पहचानना आना चाहिए कि कौन सा विचार वाकई सच्चा है और कौन सिर्फ दिमाग का डर है। कैसे बने अपने विचारों के मालिक? एक सोच को पहचानो। जब कोई नकारात्मक सोच आए, रुक जाओ और खुद से पूछो, क्या यह सच है या सिर्फ मेरा डर बोल रहा है? 2, नाम दो उस सोच को। अपने विचारों को नाम दो, जैसे डर, जलन, संदेह। जब तुम सोच को पहचान लेते हो तो वो तुम्हें कंट्रोल नहीं कर पाता। 3, फिल्टर लगाओ। हर इनकमिंग थॉट को बिना छाने मत मानो। फिल्टर लगाओ, क्या ये सोच मेरी ग्रोथ में मदद कर रही है? 4, माइंडफुलनेस और मेडिटेशन। ये कोई ट्रेंड नहीं है, ये वो हथियार है जिससे तुम अपने विचारों को शांत कर सकते हो। तुम्हारे विचार तुम्हारी जिंदगी का नक्शा। निक कहते हैं जैसे विचार होंगे
वैसी ही तुम्हारी दुनिया बनेगी। अगर तुम बार बार खुद को हारता हुआ सोचते हो तो तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड उसे सच बना देगा। लेकिन अगर तुम खुद को स्ट्रांग, केपेबल और शांत महसूस करते हो तो वही एनर्जी तुम्हारी लाइफ में भी आएगी। तुम वो नहीं हो जो तुम्हारे मन में आता है, तुम वो हो जिसे तुम चुनते हो। हर सोच एक दरवाजा है, कोई तुम्हें अंधेरे में ले जाता है, कोई रोशनी की तरफ। अब वक्त है अपने दिमाग के मालिक बनने का, क्योंकि जब तुम सोच को कंट्रोल करना सीख जाते हो तो तुम अपनी जिंदगी को दिशा देना भी सीख जाते हो। याद रखना, सोचो जरूर, मगर सिर्फ वो जो तुम्हें आजाद करे, बाकी को जाने दो। चैप्टर 8, नियंत्रण छोड़ना। क्या तुम सच में सब कुछ नियंत्रित कर सकते हो? हम अक्सर सोचते हैं कि अगर हम सब कुछ नियंत्रित कर लें तो हमारी जिंदगी बेहतर हो जाएगी। लेकिन निक ट्रेंटन कहते हैं कि यह सोच ही हमारे तनाव और चिंता की जड़ है। नियंत्रण की इच्छा हमें वर्तमान से काट देती है और हमें एक ऐसी दुनिया में ले जाती है जो हमारी कल्पना में ही मौजूद है। नियंत्रण की आवश्यकता क्यों महसूस होती है? 1, भय से बचने के लिए। हम अनिश्चितता से डरते हैं और सोचते हैं कि नियंत्रण से हम असफलता या दर्द से बच सकते हैं। 2, सुरक्षा की भावना के लिए। नियंत्रण हमें एक झूठी सुरक्षा की भावना देता है, जिससे हम सोचते हैं कि हम अप्रत्याशित घटनाओं से सुरक्षित हैं। 3, परिणामों को सुनिश्चित करने के लिए। हम मानते हैं कि अगर हम सब कुछ नियंत्रित करेंगे तो हम वांछित परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। नियंत्रण छोड़ने के लाभ। 1, शांति और संतुलन। जब हम स्वीकार करते हैं कि हम सब कुछ नियंत्रित नहीं कर सकते तो हम मानसिक रूप से अधिक शांत और संतुलित महसूस करते हैं। 2, बेहतर संबंध। दूसरों को उनकी स्वतंत्रता देने से हमारे संबंधों में विश्वास और समझ बढ़ती है। 3, स्वस्थ मानसिकता। नियंत्रण छोड़ने से हम वर्तमान में जीना सीखते हैं और भविष्य की चिंता कम होती है। कैसे छोड़ें नियंत्रण की आवश्यकता? 1, स्वीकार करें कि सब कुछ आपके नियंत्रण में नहीं है। जीवन में कई चीजें ऐसी होती हैं जिन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता। उन्हें स्वीकार करना ही पहला कदम है। 2, ध्यान और माइंडफुलनेस का अभ्यास करें। वर्तमान क्षण में रहना और उसे पूरी तरह से अनुभव करना नियंत्रण छोड़ने में मदद करता है। 3, विश्वास विकसित करें। विश्वास रखें कि चीजें अपने आप सही दिशा में जाएंगी, भले ही आप उन्हें नियंत्रित न करें। जब तुम नियंत्रण छोड़ते हो तब तुम वास्तव में आजाद होते हो, क्योंकि जीवन का सौंदर्य अनिश्चितता में ही छिपा है। और जब तुम इसे अपनाते हो तब तुम वास्तव में जीना शुरू करते हो। तो दोस्तों, यही थी द आर्ट ऑफ लेटिंग गो, किताब के 8 अध्याय गहराई भरे, जिन्होंने हमें सिखाया कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले हमें अपने अंदर जमी हुई पकड़ को छोड़ना होगा। हमने सीखा कि खुद को माफ करना कितना जरूरी है, पुराने रिश्तों से बाहर निकलना क्यों जरूरी होता है और कैसे हम अपनी ही सोच के कैदी बन जाते हैं। लेकिन अब समय है आजादी का, अपने अंदर के बोझ, अफसोस और नकारात्मकता से खुद को मुक्त करने का, क्योंकि जब हम छोड़ना सीख जाते हैं तभी जीना शुरू करते हैं। अगर ये यात्रा आपके दिल को छू गई हो तो इंस्पायर वॉइस को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हर किताब, हर शब्द आपको खुद से मिलाने के लिए होता है। और हाँ, इस वीडियो को शेयर करें ताकि किसी और की जिंदगी में भी हल्कापन और रोशनी आ सके। मिलते हैं एक नई किताब, एक नए सफर में। तब तक खुद से प्यार कीजिए और खुद को आजाद कीजिए। धन्यवाद।